लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हमारे पास S3 की स्टोरेज क्लासेस कितनी होती हैं, डिफरेंट क्लासेस होती हैं हमारे पास, और उसके अंदर मैं डिफरेंस भी पढ़ा था क्या होता है। क्लासेस कितना डिफरेंस जो होता है ना, वो हमारे पास एक पोस्ट का होता है, एक इन फ्रीक्वेंट एक्सेस का होता है कि हम डाटा को कितना एक्सेस कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं या इन फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं। और हमें जो ना स्टोरेज की पोस्ट के हवाले से भी डिफरेंस होता है। अगर अगर हम उसको डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस के अंदर मूव करवा रहे हैं तो हमारी पोस्ट भी कम या ज्यादा होती है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेस डाटा एनीवेयर। हमने ये पढ़ा था कि आप जब S3 के अंदर कोई डाटा स्टोर करते हो तो आप उसको कहीं से भी किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हो ओवर द इंटरनेट। तो डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर आप CLI थ्रू काम कर रहे हो, CLI थ्रू एक्सेस कर सकते हो। अगर आप मैनेजमेंट कंट्रोल के थ्रू एक्सेस करना चाहो ऑब्जेक्ट्स को, इसके भी थ्रू कर सकते हो। फिर हमारे पास एंड पॉइंट्स भी होते हैं, ST के भी होते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास चीजें होती है, हम इनके थ्रू जो ना अपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि AWS काउंट के साथ इंटरेक्ट होने के लिए आपके पास तीन तरीके होते हैं, एक कंसोल होता है, एक CLI होता है और एक होता है SDK। इसी तरह अगर आपने कोई सर्विस बनानी है, यूज करनी है या किसी सर्विस को एक्सेस करना है तो आप इनमें से कोई भी वे यूज कर सकते हो, मैनेजमेंट कंसोल, CLI, SDK। और एंड पॉइंट्स भी होते हैं। एंड पॉइंट हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब हम नेटवर्क के पोर्शन पढ़ेंगे तो वहां पे इसको डिस्कस करेंगे एंड पॉइंट्स क्या होता है हमारे पास। फिर आप जब बकेट बना लेते हो, हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जब भी आपने S3 स्टोरेज को यूज करना है, S3 सर्विस को यूज करना है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बकेट क्रिएट करनी पड़ेगी। बकेट क्रिएट करने के बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा वहां पे अपना डाटा या ऑब्जेक्ट को अपलोड करना। तो बकेट जो होती है, जब भी आप कोई बकेट बनाते हो उसका एक URL बन जाता है, उसका एक लिंक बन जाता है। तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है हमारे पास कि हमारे पास सबसे पहले HTTPS लिखा होता है, हमारे पास रीजन कोड होता है, जिस रीजन के अंदर आप अपने बकेट को बना रहे हो वो रीजन होता है हमारे पास। और फिर हमारे पास Amazon.com लिखा होता है। और लास्ट में बकेट नेम, जो भी बकेट नेम आपने उसको दिया होगा वो लास्ट पे होगा। इसी तरह अगर आप कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर अपलोड कर रहे हो तो सेम उसी तरह यहाँ तक सेम होगा बकेट नेम। और उसके आगे जो ऑब्जेक्ट की होती है, ऑब्जेक्ट की क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट का नेम होता है, उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो लास्ट में होती है। इस तरह आप डिफरेंट बकेट को या ऑब्जेक्ट को उसका जो URL होता है उसको एक्सेस कर सकते हो। S3 refers to a file as object. As soon as you have a bucket, you can store virtually any number of objects inside it. An object is composed of data, जो भी डाटा होता है, and any metadata that describe that file. To store an object in Amazon S3, you upload the file that you want to store into bucket. When you upload file, you can set permissions on that. जो चीज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम कोई बकेट बना के उसमें कोई ऑब्जेक्ट को अपलोड करते हैं तो वहाँ उसके ऊपर फिर हम परमिशन किस तरह सेट कर सकते हैं, परमिशन पॉलिसी वगैरह उसके ऊपर किस तरह हम लगा सकते हैं। यहाँ पे रिडंडेंसी की बात हो रही है। रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि हाउ डाटा इज रिडंडेंटली स्टोर्ड इन रीजन। हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जब भी हम कोई भी स्टोरेज क्लास यूज कर रहे हैं एक्सेप्ट इन फ्रीक्वेंसी वन जोन पे, तो कोई भी स्टोरेज क्लास यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा डाटा होता है ना मल्टीपल लोकेशन के ऊपर जाकर स्टोर हो जाता है। हम खुद नहीं करते, AWS वाले खुद उसको स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि डाटा हमारा जो डाटा वो हाईली अवेलेबल रहे, जब भी हमें जरूरत पड़े, अगर एक जैसे हमारा डाटा एक जगह से हमारा डाटा अनएक्सेसिबल हो जाए तो उसको दूसरी जगह हम उसको एक्सेस कर पाए। ये फर्ज करें हमारे पास एक रीजन है, एक रीजन के अंदर हमारे पास तीन अवेलेबिलिटी जोन बने हुए हैं। तो अगर हम कोई स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड इन एक्सेस कोई स्टोरेज यूज कर रहे हैं, स्टोरेज क्लास, उसमें आप अज्यूम कर लें कि हम जो डाटा है ना वो यहाँ पर स्टोर किया हुआ है फैसिलिटी वन के अंदर, इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। बट AWS वाले क्या करते हैं, आप डाटा को अवेलेबिलिटी जोन नंबर 2 और 3 में भी जाकर स्टोर कर देते हैं, आपका डाटा को ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता होता। हम उसको कब एक्सेस कर पाएंगे, जब यहाँ से अनएक्सेसिबल हो जाएगा एक अवेलेबिलिटी जोन से, तब हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। और उसके अलावा अगर आप स्टैंडर्ड इन फ्रीक्वेंसी वन जोन यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आपको डिफरेंस पता है कि अगर उसको हमने किसी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर स्टोर किया हुआ डाटा को तो वही रहेगा, उसका बैकअप या रेप्लिकेट नहीं होगा दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताया हुआ है, इसको सिर्फ आपने रीड कर लेना है यहाँ से। सीमलेस स्केलिंग का मतलब क्या होता है, Amazon S3 इज डिजाइन फॉर सीमलेस स्केलिंग। तो हमने यहाँ पे एक चीज डिस्कस की थी कि आप यहाँ पे अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा, एनी टाइप ऑफ डाटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। आपको यहाँ पे स्केलिंग या स्टोरेज के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं मुझे कितनी स्टोरेज मिली है या स्टोरेज को मैं इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करूंगा। तो वो आपकी हेडेक नहीं होती। आप सिर्फ उसको स्टोर करना है, आपके पास जितने भी डाटा बाइट, जितने भी उसका साइज है डाटा का, आप उसको अपलोड कर सकते हो। Amazon S3 automatically manage the storage behind your bucket even when your data grows. This behavior enable you to get started immediately and to have your data storage grow with your application needs.
तो आपका डाटा जैसे इंक्रीज होता रहेगा बकेट के अंदर, आपके स्टोरेज बैकएंड से इंक्रीज भी ऑटोमेटिकली ग्रो करती रहेगी। कॉमन यूज केसेस फॉर Amazon S3, वैसे तो हमने डिस्कस किया था कि आप यहाँ पे एनी अमाउंट ऑफ डाटा एंड एनी टाइप ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हो S3 के अंदर, ठीक है भाइयों। बट यहाँ पे कुछ यूज केसेस हैं कि अगर आपने S3 बनाई हुई है तो उसको किस पर्पज के लिए बनाया है, उसके अंदर क्या क्या चीजें स्टोर कर सकते हैं। स्टोरिंग एप्लीकेशन एसेट्स, आपकी एप्लीकेशन है उसको बैकएंड टू डेटाबेस चाहिए, तो आप जो है ना उसके लिए मतलब एप्लीकेशन में डाटा स्टोर करना है, तो आप उसको स्टोरेज के लिए S3 यूज कर सकते हो। आपकी एप्लीकेशन सर्वर ने कम्युनिकेशन करनी है आपकी स्टोरेज के साथ, शेयर्ड स्टोरेज होनी चाहिए, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो S3। स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, कोई स्टैटिक वेबसाइट आपके पास है जहाँ पे सिर्फ आपने सिंपल वेबसाइट शो करवाना है अपने यूजर्स को या कस्टमर को, उसके लिए आप S3 यूज कर सकते हो। तो S3 is also used for static website hosting, यहाँ पर वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हो स्टैटिक। बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान्स, अगर आपने कोई बैकअप बनाना है, आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई डेटाबेस का बैकअप्स हैं, या आपके किसी वॉल्यूम्स के बैकअप हैं, किसी स्टोरेज के बैकअप है, तो उसको आपने अगर स्टोर करवाना है किसी जगह के ऊपर, तो भी आप S3 को यूज कर सकते हो उसके लिए। स्टेजिंग एरिया फॉर बिग डाटा, अगर आपका बहुत ज्यादा डाटा उसको आपने स्टेज करना है, किसी एक जगह पे जाकर स्टोर करना है, तो उसके लिए भी जो है ना आप S3 को यूज कर सकते हो। तो डिफरेंट यहाँ पे चीजें लिखी हैं, ये जो नीचे चीजें लिखी हैं इसके अंदर भी यही सेम बातें लिखी हैं, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, तो इसको सिर्फ आपने यहाँ से रीड कर लेना है। प्राइसिंग के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्राइसिंग किस तरह से आती है हमें S3 के अंदर, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज, यू डू नॉट हैव टू पे फॉर। इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ से देखो। With Amazon S3, specific cost might vary depending on the region and the specific request that are made। तो हमने चीज डिस्कस की थी कि अगर हम कोई सर्विस किस रीजन के अंदर यूज कर रहे हैं तो रीजन वाइज हमारी कॉस्ट वेरी करती है। एक रीजन के अंदर हमें कॉस्ट और आएगी, दूसरे रीजन के अंदर हमें कॉस्ट है ना वो वेरी करेगी। यू पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज इंक्लूडिंग जीबी पर मंथ, ट्रांसफर आउट ऑफ अदर रीजन। तो आपने एक मंथ के अंदर आपने स्टोरेज क्लास बना ली, आपने डाटा स्टोर कर लिया बकेट के अंदर। अब एट द एंड ऑफ मंथ ये देखा जाएगा कि आपने जो स्टोरेज क्लास बनाई थी, आपने जो बकेट बनाई थी, वहां तक लोगों ने एक्सेस कितना किया, डाटा को रीड राइट कितने किए, रीड राइट ऑपरेशन कितने किए, डाउनलोड कितने हुए, वहां से रिक्वेस्ट कितनी आई है, रिक्वेस्ट इनबाउंड डाटा कितना हुआ, आउटबाउंड डाटा कितना हुआ, तो टोटल मिला के उसको क्या किया जाएगा, जीबीज में देखा जाएगा कितने जीबी आपने इनबाउंड हुआ, कितने जीबी आउटबाउंड हुआ है, जितने डाटा भी आपका यूज हुआ है उस हिसाब से आपको एट द एंड नंबर पोस्ट आएगी। एज अ जनरल rule, you pay only for a transfer that cross the boundary for your region. You don't have transfer into Amazon S3 and transfer out from Amazon S3 as location in the same region। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप डाटा ट्रांसफर आउट कर रहे हो या इन कर रहे हो, लेकिन आप विद इन सेम रीजन कर रहे हो, तो उसकी कॉस्ट आपको नहीं आएगी, ठीक है। बट अगर आप किसी दूसरे रीजन से बैठ के कर रहे हो, रीजन आपको डिफरेंट है, तो फिर आपको कॉस्ट पड़ेगी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जीबीस पर मंथ, ट्रांसफर आउट टू अदर रीजन्स। अगर डाटा ट्रांसफर आउट कर रहे हो टू अदर एडेबल रीजन, तो फिर भी आपको पे करना पड़ेगा। पुट कॉपी पोस्ट लिस्ट एंड गेट रिक्वेस्ट, कितनी रिक्वेस्ट आई है डाटा को गेट करने के लिए या राइट करने के लिए या रीड करने के लिए, तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा। यू डू नॉट हैव टू पे फॉर ट्रांसफर इन टू Amazon S3, ठीक है। अगर हम डाटा ट्रांसफर इन बाउंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर हमको पे नहीं करना पड़ेगा, बट विद सम एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या, अगर आप विद इन सेम रीजन कर रहे हो तो फिर आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ट्रांसफर आउट फ्रॉम Amazon S3 टू Amazon क्लाउड फ्रंट, कि अगर आप डाटा कैश ही कर रहे हो क्लाउड एजुकेशन के ऊपर, क्लाउड फ्रंट के ऊपर डाटा ट्रांसफर आउट हो रहा है, ठीक है, बट विद इन सेम रीजन हो रहा है, तो फिर आपको जो ना पे नहीं करना पड़ेगा। अगर बेशक ट्रांसफर आउट हो रहा है बट इन डिफरेंट रीजन हो रहा है, फिर आपको पे यहाँ पे करना पड़ेगा। स्टोरेज क्लासेस है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ स्टोरेज, टू एस्टिमेट Amazon S3 कॉस्ट कंसिडर द फॉलोइंग। हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जब हम कोई भी सर्विस यूज करना चाहें, तो सर्विस यूज करने से पहले हम ये चेक कर सकते हैं कि हमें एस्टिमेट कॉस्ट कितनी आएगी एट द एंड ऑफ मंथ, ठीक है। जिस तरह हमने प्राइसिंग कैलकुलेटर यूज किया था EC2 के लिए, इसी तरह अगर आपने S3 यूज करनी है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी एस्टिमेट कॉस्ट कितनी आएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कोई स्टोरेज क्लास देखनी पड़ेगी, मैं कौन सी स्टोरेज क्लास यूज करना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, वन जोन, ग्लेशियर, कौन सी यूज करना चाहता हूँ, वो
सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ स्टोरेज, अब कितना अमाउंट, द नंबर एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अब कितना वहां डाटा अपलोड करना चाहते हो, ठीक है, वो आपको एस्टिमेट वहां पे लगाना पड़ेगा। रिक्वेस्ट कितनी आएंगी इसके बारे में आपको जो है ना वो एस्टिमेट क्रिएट करना पड़ेगा, कितनी रिक्वेस्ट आएंगी मेरे पास, डाटा ट्रांसफर, और डाटा ट्रांसफर इन कितना हो रहा है और आउटबाउंड कितना हो रहा है, तो वो सारी चीजें मिला के आपको कॉस्ट आएगी एट द एंड ऑफ मंथ। यहाँ पे सारी चीजें उन्होंने यही लिखी हुई है, ठीक है। स्टोरेज क्लास टाइप, अमाउंट, आप कौन सी स्टोरेज यूज कर रहे हो, अमाउंट ऑफ स्टोरेज, कितनी स्टोरेज यूज कर रहे हो, रिक्वेस्ट, कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट कौन सी आ रही है, रीड रिक्वेस्ट आ रही है, राइट रिक्वेस्ट आ रही है, कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है, डाटा ट्रांसफर, डाटा ट्रांसफर इन कितना हुआ और डाटा ट्रांसफर आउट कितना हुआ, तो इस सारी टोटल मिला के आपको कॉस्ट पड़ेगी एट द एंड ऑफ मंथ। तो सारी चीजें जो ना वो कॉस्ट फैक्टर है, आपने को याद रखना है। सर जी पूछे। सर वहाँ जो ड्यूरेबिलिटी में जो लिखा हुआ है 11 नाइन्स और 4 नाइन्स, इससे क्या मतलब है? अच्छा, वो जो ड्यूरेबिलिटी ना 11/9 है, तो उसका मतलब ये होता है कि अमेजोन वाले कहते हैं, एडब्ल्यूएस वाले कहते हैं, जिस तरह हम कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं अमेजोन से, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, या हम किसी फिजिकल स्टोर से जाके कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो आप गारंटी भी देते हैं, उसकी वारंटी देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हम आपको ना ये 99% कॉपर वायर है इसके अंदर यूज हुई, ठीक है, 99% कॉपर वायर यूज हुई है, या हम उसकी 100% गारंटी देते हैं, या हम आपको उसकी 98% वारंटी देते हैं कि चीज ब्रेक नहीं होगी, बहुत सॉलिड चीज है। इसी तरह एडब्ल्यूएस वाले भी आपको ये कहते हैं कि हम आपको जो ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं ना, वो करवाते हैं 99.999, ये 11 टाइम ले जाओ इसको, ठीक है, 11 टाइम ले जाओ इसको, कि हम आपको इतनी ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इतने परसेंट, 99.9999% ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है कि आपका डाटा सिक्योर रहेगा, डाटा लॉस नहीं होगा आपका। अगर आपने कोई भी डाटा कहीं स्टोर किया हुआ है, तो अगर हमारा अवेलेबिलिटी जोन भी डाउन हो जाए, ठीक है, तो आपका डाटा जो ना वो अनएक्सेसिबल नहीं होगा, उसको फिर भी एक्सेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपका डाटा होता है वो मल्टीपल लोकेशन के ऊपर रेप्लिकेट हो रहा होता है, बैकअप बना के रख रहा होता है एडब्ल्यूएस वाले, इसलिए वो कहते हैं हम आपको इतनी ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको डाटा के, अगर आप हमारी स्टोरेज क्लास यूज कर रहे हो, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारा डाटा यहाँ पे सिक्योर है भी कि नहीं, हमारा डाटा अनएक्सेसिबल तो नहीं हो जाएगा, इसलिए वो कहते हैं हम आपको इतनी ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Amazon ऐसी फुली मैनेज क्लाउड स्टोरेज सर्विस, तो फुली मैनेज होती है। मैनेज किस तरह होती है, उसको स्केल अप करना, स्केल डाउन करना वो कौन कर रहा होता है, एडब्ल्यूएस वाले कर रहे होते हैं। यू स्टोर डाटा इन S3 एज एन ऑब्जेक्ट इन साइड अ बकेट, ठीक है, सबसे पहले हम बकेट क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को अपलोड करते हैं। यू कैन स्टोर अ वर्चुअली अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी अमाउंट ऑफ डाटा एंड एनी टाइप ऑफ डाटा यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। यू पे फॉर व्हाट यू यूज, यू कैन एक्सेस S3 एट एनी टाइम फॉर एनीवेयर थ्रू URL। तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसका एक URL बन जाता है, हम उसके थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा S3 के बारे में। अभी हम जो ना इसकी छोटी, अभी यहाँ पे देखिए हम ना इसको एक ही सीरीज में चलेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे कोई लैब्स नहीं है S3 की, इसके जगह आगे टॉपिक आगे डिटेल में, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और लैब्स भी करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमने इसको पढ़ा डिस्कस किया, तो मैं आपको इसकी एक छोटी सी लैब करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर चीज़ों को किस तरह ले स्टोर किया जाता है, बकेट क्रिएट की जाती है, या ऑब्जेक्ट को अपलोड किया जाता है। जी, तो यहाँ पे देखते हैं मैं अपने कंसोल पे आ गया हूँ, और मैं जो भी काम करूंगा मैं कंसोल के थ्रू करूंगा, CLI के थ्रू नहीं करूंगा। CLI के थ्रू भी हम काम करेंगे, बट वो हम जब नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे तब जाके हम CLI के थ्रू काम करेंगे। अभी देखें, अभी मैंने कौन सी सर्विस यूज करनी है, AWS की S3 सर्विस यूज करनी है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ S3 के अंदर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं S3 के अंदर आ चुका हूँ। अब S3 के अंदर सबसे पहले मेरे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है क्रिएट बकेट। तो जब तक हम बकेट क्रिएट नहीं करेंगे हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्रिएट बकेट के ऊपर। अब यहाँ पे बकेट क्रिएट करने के लिए मुझे कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी बकेट की, बकेट का नाम रखना पड़ेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, आप कहाँ पे इसको बनाना चाहते हो। तो सबसे पहले इसका नाम रखता हूँ टेस्ट बकेट के नाम से, ठीक है, टेस्ट बकेट के नाम से मैंने इसका नाम रख दिया बकेट का, ये मेरी बकेट का नेम है, ठीक है। तो अब जो है ना वो मुझसे नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि आप इसको किस रीजन के अंदर बनाना चाहते हो, तो मैं रीजन यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा। तो यहाँ पे डिफरेंट रीजन आ रहे हैं, तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट ले लेता हूँ जो यहाँ पे सिलेक्ट है, तो मेरा रीजन आ गया। अब यहाँ पे कॉपी सेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग बकेट, ये ऑप्शनल होता है कि अगर आपने पहले भी कोई बकेट बनाई हुई है, अगर आप सेम वही सेटिंग इस बकेट की भी देखना चाहते हो, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो चूज बकेट, तो आपकी सेटिंग ऑटोमेटिकली वही हो जाती है जो पहले बकेट की थी।
अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओनरशिप है हमारे पास कि यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि अब हम जो है ना, हमारे पास दो चीजें आती हैं यहाँ पे। ये भी एक तरह की परमिशन होती है, ये ऑब्जेक्ट लेवल की परमिशन होती है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर परमिशन लगाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है ACL डिसेबल और एक होता है ACL इनेबल। तो जो हमारे पास होता है ना ACL डिसेबल, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्राइवेट रहेंगे, आप उसको बाद में पब्लिक नहीं कर सकते। फिर उसको पब्लिक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पॉलिसीज लगानी पड़ेंगी। रिसोर्स पेड पॉलिसी होती है, उसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जो ना वो ACL भी होता है कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को पब्लिक करना चाहते हो थ्रू ACL क्या होता है, एक तरह की सिक्योरिटी होती है जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पब्लिक या प्राइवेट करते हैं। तो ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है हमारे पास, तो इसको मैं इनेबल कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इन दिस बकेट कैन बी ओन्ड बाय अदर एडेबल अकाउंट्स, एक्सेस टू दिस बकेट एंड इट्स ऑब्जेक्ट कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग ACL। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को बाद में, इस बकेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उसको अगर मैं बाद में प्राइवेट करना चाहूँ, पब्लिक करना चाहूँ, तो मैं ACL के थ्रू कर सकता हूँ। अगर मैं इसको अभी डिसेबल कर दूँ बाद में इसको नहीं कर सकता ACL के थ्रू, तो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ इसके बारे में। ये कुछ ऑब्जेक्ट ओनरशिप है, इसको यही रहने देते हैं बाय डिफॉल्ट। ये होती है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास होती है ब्लॉक पब्लिक एक्सेस। अगर आप अपनी ये जो सिक्योरिटी थी ना जिसमें आगे पहले बात कर रहा था, ये सिक्योरिटी होती है ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर कि आपकी बकेट के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ, बकेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको प्राइवेट पब्लिक करना चाहते हो तो उसके लिए ये सिक्योरिटी होती है। बट अगर आप अपनी बकेट के ऊपर सिक्योरिटी लगाना चाहते हो, बकेट को पब्लिक प्राइवेट करना चाहते हो, तो उसके लिए ये होती है ब्लॉक पब्लिक एक्सेस। तो अगर मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर दूंगा तो मेरी बकेट पब्लिक हो जाएगी। पब्लिक मतलब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर मैं अपनी बकेट को प्राइवेट कर देता हूँ तो इसका मतलब है इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो इसको मैं अभी पब्लिक कर रहा हूँ, सॉरी इसको मैं ब्लॉक कर रहा हूँ कि मेरी जो बकेट है उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, प्राइवेट रख रहा हूँ। एक वर्जनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है, इसको मैं अभी डिसेबल कर रहा हूँ, इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ठीक है भाइयों, अगर आपको टैग लगाना चाहो यहाँ पे टैग भी लगा सकते हो। इंक्रिप्शन भी यहाँ पे है दो तरह की, आपको मैनेज इंक्रिप्शन और की मैनेजमेंट इंक्रिप्शन दोनों मिल जाते हैं यहाँ पे। बकेट की इसको इनेबल कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट परमिशन है, तो इसको हम बाद में भी डिस्कस, ये एडवांस ऑप्शन होते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो बताने वाली चीजें थी वो मैंने आपको कॉन्फ़िगर कर दी। मैं क्रिएट बकेट करता हूँ तो मेरी बकेट क्रिएट नहीं होगी यहाँ पे। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मेरी जो बकेट का नेम है ना वो यूनिवर्सल यूनिक होना चाहिए। मतलब दुनिया के अंदर कोई ऐसा बकेट है जहाँ पे बकेट नेम एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें मुझे पहले डिलीट करना पड़ेगा या नेम चेंज करना पड़ेगा। तो मैं कोई भी नेम लिख देता हूँ यहाँ पे 19909। अब मैं बकेट क्रिएट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो अब मेरी बकेट क्रिएट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पहले क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि पहले जो है ना मेरे पास, क्योंकि सर पहले हमारे पास जी पूछे। सर इसमें हमने बकेट का जब नाम रख दिया तो फिर टैग डिफाइन करने की क्या जरूरत है, मतलब टैग बनाने से क्या फायदा होगा? टैग ऑप्शनल होते हैं, अगर आप टैग लगाना चाहो कि अगर आप बकेट को बाद में टैग के थ्रू सर्च करना चाहो या देखना चाहो तो वो आप लगा सकते हो। उसके और भी फायदे होते हैं कि अगर आप अपनी बकेट के ऊपर, अगर आपकी बहुत सारी बकेट बनी हुई है, आपके अकाउंट के अंदर बहुत सारी बकेट बनी हुई है और अगर आपने हर बकेट के ऊपर अलग अलग टैग लगाए हुए हैं, तो अगर आप उनके ऊपर तमाम बकेट के ऊपर सेम पॉलिसी लगाना चाहते हो जिसके ऊपर सेम टैग है, तो आप उसके वहां पे हमारे पास जो है ना वो टैग होता है, वो हेल्प करते हैं हमारी। फिलहाल आपका क्वेश्चन है। फिलहाल आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना वो बेनिफिट होता है। हम उसको आगे जाके पढ़ेंगे, टैगिंग वाला ऑप्शन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि टैग हम क्यों लगाते हैं, टैग के बहुत बेनिफिट होते हैं। पर्टिकुलर आपके पास यहाँ पे 10 बकेट है, तो आप 10 बकेट के ऊपर सेम परमिशन लगाना चाहते हो, सेम एक पॉलिसी लगाना चाहते हो, तो आप रिसोर्स पे पॉलिसी में जाओगे, वहां पे उसको बताओगे कि जिस बकेट के ऊपर ये टैग लगे हुए हैं उनके ऊपर ये पॉलिसी लगा दो, तो वो तमाम बकेट जिनके ऊपर एक टैग लगा होगा उसके ऊपर वो पॉलिसी लग जाएगी एट द सेम टाइम। तो ये हमारे पास जो है ना वो टैग का बेनिफिट होता है।
तो अब मेरे पास जो है बकेट बन चुकी है टेस्ट बकेट के नाम से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बकेट एंड ऑब्जेक्ट्स नॉट पब्लिक, तो एक प्राइवेट बकेट है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको वहां पे ब्लॉक किया हुआ था एक्सेस को, तो अभी मेरे पास ये प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है। मैं चला जाता हूँ बकेट के अंदर। अब यहाँ पे देखिए मैंने कोई भी डाटा या ऑब्जेक्ट अपलोड करना तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है अपलोड का ऑप्शन, अपलोड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऐड फोल्डर्स और ऐड फाइल्स का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, तो मैं फाइल्स पे क्लिक करता हूँ और मैं आपको यहाँ पे एक फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास जो है यहाँ पे एक तरह की एक छोटी स्टैटिक वेबसाइट थी, तो उसकी कुछ फाइल थी मेरे पास पड़ी हुई, तो मैंने उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो अपलोड अभी हुआ नहीं है, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है आपके पास, नीचे ऑप्शन आ रहा है मेरे पास अपलोड का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे जो फाइल होगी वो क्या हो जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी। तो मुझे यहाँ पे देखो स्टेटस शो हो रहा है अपलोड का। तो मेरी फाइल जो है अपलोड हो जाएगी, मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करके मैं इसको जो ना अब एक इसका एक और ऑप्शन होता है, आप उसको पहले इनेबल करना पड़ता है। एक मिनट में उसको कर दो enable। यहाँ पे मैंने क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट होस्ट किया, तो मैं यहाँ पे उसको एडिट करके इनेबल कर देता हूँ। उसमें बता रहा हूँ कि मैंने आपके यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट होस्ट की हुई है। और यहाँ पे मुझे यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ये ऑप्शन होता है, अगर आप इसको ना भी लिखो तो नो इशू, एरर डॉट एच टी एम एल। फिर यहाँ पे जो है ना मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव चेंजेस कर देता हूँ। सर ये हमने क्या किया सर? अभी मैंने एक्चुअली इसके अंदर क्या किया है, एक स्टैटिक वेबसाइट पोस्ट किया है। ठीक है, तो उसका लिंक जनरेट करने के लिए ना मैंने यहाँ पे आगे एडिट पे क्लिक करके उसको मैंने बताया कि मैंने आपके अंदर जो ना एक स्टैटिक वेबसाइट पोस्ट की है, तो मुझे उसका लिंक जनरेट कर दो। तो आपको जो ना एक लिंक जनरेट हो जाएगा उसका वेबसाइट। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने स्टैटिक वेबसाइट पोस्टिंग जो सेक्शन है उसको एडिट किया है, उसको मैंने बता दिया कि मुझे एक लिंक जनरेट कर दो, उसने हमारे लिए एक लिंक जनरेट कर दिया है। अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे जाकर इसको मैं पेस्ट करूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिंक पेस्ट किया लेकिन मुझे एक्सेस नहीं देगा अभी। ठीक है, इसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। अभी मुझे, क्योंकि मैंने अपनी अभी अच्छी तरह से कॉन्फ़िगरेशन नहीं की बकेट के ऊपर, अभी प्राइवेट है कुछ चीजें, मैंने यहाँ पे परमिशन लगाई हुई हैं, मैंने पब्लिक नहीं किया हुआ, इसलिए मुझे अभी परमिशन नहीं देगा ये कुछ भी करने की, एक्सेस एक्सेस नहीं देगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पहले कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग करने के लिए मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा। ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे परमिशन पे आता, परमिशन के आने के लिए जो हमने ब्लॉक आल पब्लिक एक्सेस किया था ना, उसको हमने इनेबल किया था, उसको मुझे डिसेबल पहले करना पड़ेगा। इसको मैं डिसेबल कर दे सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपकी जो आप बकेट है ना पब्लिक हो गई है, आपकी बकेट भी पब्लिक होनी चाहिए, आपकी ऑब्जेक्ट भी पब्लिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने अपनी एक्सेस देनी है पब्लिक को, तो मुझे पहले बकेट पब्लिक करना पड़ेगा।
तो मेरी बकेट का आप जो स्टेटस होगा ना वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा हमको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट्स कैन बी पब्लिक, पहले आ रहा था ऑब्जेक्ट एंड बकेट बकेट कैन नॉट बी पब्लिक, अब यहाँ पे उसका स्टेटस चेंज हो गया है। अब मेरी जो बकेट है वो क्या हो गई है, पब्लिक हो गई है, तो अब कोई भी एक्सेस कर सकता है। दोबारा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मुझे अभी भी एक्सेस नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मेरी बकेट तो पब्लिक हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर जो मैंने वेबसाइट होस्ट की है या जो मैंने डाटा या ऑब्जेक्ट अपलोड किए हैं यहाँ पे, वो पब्लिक नहीं है, वो प्राइवेट ही है। क्यों प्राइवेट है, क्योंकि जब हम कोई फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट या फर्स्ट टाइम कोई डाटा अपलोड करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है, उसको हमें पब्लिक करना पड़ता है। ठीक है भाइयों, तो इसको मुझे पहले पब्लिक करना पड़ेगा। इस पे क्लिक करके मैं एक्शन में जाता हूँ। एक्शन में जाके एक आता है मेक ACL यूजिंग, मेक पब्लिक यूजिंग ACL। ठीक है, तो अब मुझे ऑब्जेक्ट को जो ACL वाले मैंने ऑप्शन किया था उसको मुझे पब्लिक करना पड़ेगा। अगर मैं उसको वहां से पहले ही डिसेबल कर देता, ठीक है, मैंने आपको बताया ना दो ऑप्शन आ रहे थे, एक ACL और एक आ रहा था ACL जिसमें क्या आ रहा था रिकमेंडेड। अगर मैं वो वाला चूज कर लेता तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को ACL के थ्रू पब्लिक ना कर सकता, फिर मुझे क्या करना पड़ता, वो एक और चीज होती है, वो पॉलिसी लगानी पड़ती है, फिर मैं पॉलिसी लगाता उसके ऊपर। अब मेरी बकेट भी पब्लिक हो चुकी है और मेरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी पब्लिक हो चुके हैं। अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे अब एक्सेस दे देगा। ठीक है, ये देखें एक स्टैटिक वेबसाइट मेरे पास आ गई है और ये मुझे ना यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह जो ना आप डिफरेंट चीज़ों को यूज करते हुए, कॉन्फ़िगरेशन करते हुए अपनी ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हो। अभी तो हमने पढ़ा कि हमने ऑब्जेक्ट या बकेट को पब्लिक किया यूजिंग ACL। अब नेक्स्ट टाइम ये पढ़ेंगे हम अपने अगर बकेट के ऊपर या स्पेसिफिक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई परमिशन लगाना चाहे यूजिंग पॉलिसी, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं।